हमने जिन समस्याओं और विचारधाराओं का ऊपर वर्णन किया था वे मोहम्मद तुगलक द्वारा आरंभ किए गए कई प्रयोगों और सुधारों को समझने के संदर्भ में उपयोगी होना चाहिए, जिनके लिए वे इतना प्रसिद्ध है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रशासन को नए सिरे से व्यवस्थित करने एवं इसके कार्य संचालन में एक रूपता लाने के लिए बड़ा उत्सुक था। इस दिशा में इब्न बतूता के अनुसार उसने बहुत सारे आदेश, मंशूर आदि जारी किए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि इनमें से कुछ को ही गंभीरता के साथ लागू किया गया या कुछ का कोई असर ही नहीं पड़ा। इन्हें बर्नी ने सूचीबद्ध किया है। इस आधार पर उन्हें दो समूहों में विभक्त किया जा सकता है: प्रशासनिक एवं राजनीतिक उपाय है, आर्थिक एवं भूमिक सुधार। निश्चय ही एक ने दूसरे को प्रभावित किया, जिसके कारण दोनों को पूर्णतया पृथक रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। के प्रशासनिक एवं राजनीतिक उपाय। देवगिरी की ओर प्रयाण। अपने शासनकाल के आरंभ में ही मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उठाया गया एक अत्यंत विवादास्पद कदम था राजधानी का दिल्ली से दक्षिण में देवगिरी स्थानांतरण, जिसका नाम बदलकर बाद में दौलताबाद कर दिया गया। साथ ही सुल्तान ने यह तथाकथित आदेश भी जारी किया कि दिल्ली के सारे निवासी नई राजधानी में जाकर रहें। समकालीन एवं परवर्ती स्रोतों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि बर्नी ने यह आरोप लगाने से भरपूर अतिशयोक्ति का सहारा लिया कि इस कदम के कारण दिल्ली तबाह हो गई, जो उस समय तक काहिरा और बगदाद जैसे इस्लामिक जगत के अग्रणी नगरों की बराबरी करता था। कुछ अन्य लोगों का आरोप है कि सुल्तान ने यह कदम दिल्ली के निवासियों को दंडित करने के उद्देश्य से उठाया था, जो उसके प्रति द्वेष का भाव रखते थे। किंतु इस बात के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कदम जल्दबाजी में नहीं, अपितु काफ़ी सोच समझ और तैयारी के बाद उठाया था। सुल्तान के द्वारा कदम उठाए जाने के संदर्भ में स्वयं बर्नी ने बताया है कि देवगिरी साम्राज्य के सभी भागों के बीच में स्थित थी। जैसा कि हमने देखा है कि गयासुद्दीन तुगलक के शासनकाल और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के आरंभिक वर्षों में लगभग समस्त दक्षिण भारत को दिल्ली के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत लाया गया था और अलाउद्दीन के समय ही देवगिरी वस्तुतः दक्कन में सैनिक अभियानों का केंद्र बन गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने शाहजादा और सुल्तान दोनों ही रूपों में सैन्य संचालन के लिए दक्षिण में कई वर्ष बिताए और वह देवगिरी से सुपरिचित था। देवगिरी की जलवायु आनंदप्रद थी। यह नगर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वह दक्षिण में एक दूसरी राजधानी बनाना चाहता था ताकि वह अपने दक्षिणी प्रांतों पर आसानी से नियंत्रण रख सके। 17वीं शताब्दी के एक लेखक फरिश्ता के अनुसार सुल्तान के कुछ सलाहकारों ने मालवा में स्थित उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाने का सुझाव दिया, जिसे राजा विक्रमादित्य ने इसी कारण से अपनी राजधानी बनाया था। किंतु सुल्तान ने देवगिरी को ही पसंद किया, जिसके दो कारण थे। सुल्तान देवगिरी के इलाके से अधिक परिचित था। यह नगर पहले से ही भारत के महान नगरों में से एक था। देवगिरी को दूसरी राजधानी बनाने का निर्णय संभवतः 1327 में ही लिया गया था, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अब चचेरे भाई गुरशब्स के विद्रोह को दबाने के उद्देश्य से कर्नाटक की अपनी यात्रा के बाद देवगिरी में समय गुजारा। नई कार्रवाई तैयारी के लिए उसने सड़कों के दोनों ओर पेड़ लगवाए, प्रत्येक 1 या 2 को उस पर विश्राम गृह बनवाए। विश्राम गृहों में यात्रियों के लिए भोजन और पेयजल की व्यवस्था की गई। विश्राम गृहों को भूमि अनुदान भी दिए गए ताकि उनकी आय से वहाँ के कर्मचारियों की वेतन व्यवस्था की जा सके। बताया जाता है कि प्रत्येक विश्राम गृह में एक सूफी संत रहने की व्यवस्था की गई और उनके लिए खानकाह बनवाया गया। उसके तुरंत बाद सुल्तान की माता को देवगिरी दौलताबाद भेजा गया। सुल्तान की माता के साथ कई अमीर नगर के प्रमुख लोगों, दासों, नौकरों, खजानों समेत समस्त शाही कुटुंब भी था। इसके कुछ समय पश्चात दिल्ली के सभी सूफी उलेमा अमीरों को बुलवाया। यह संभवतः 1328-1329 की बात है।
उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि दिल्ली की समस्त आबादी को देवगिरी चलने का आदेश नहीं दिया गया, किंतु ऐसा लगता है कि वहाँ जाने के लिए लोगों पर काफ़ी दबाव डाला गया। इस प्रयोजन से शाही करंदों ने घरों की तलाशी ली। दौलताबाद जाने वाले लोगों को सुविधा के विचार से काफिलों में बांट दिया गया। यह यात्रा लंबी थी और गर्मी के महीनों में की गई थी। अंत कई लोग रास्ते में ही मर गए। जो लोग दौलताबाद पहुँचे उनके स्वागत का पूरा प्रबंध किया गया। नगर को मोहल्लों में बांटा गया। सैनिकों, अमीरों, सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों, विद्वानों, व्यापारियों, शिल्पकारों के लिए अलग अलग मोहल्ले निर्धारित किए गए थे। प्रत्येक मोहल्ले में मस्जिद, बाजार, हमाम, सार्वजनिक स्नानगाह आदि बनाए गए थे। सुल्तान ने दिल्ली में उन लोगों के मकान और घर खरीदने के लिए जो दौलताबाद चले गए थे और जो चाहते थे सरकार इस व्यवस्था करे, लोगों को दिल्ली प्रस्थान करते समय और दौलताबाद पहुंचते समय दोनों ही बार उदार अनुदान दिए गए। दौलताबाद में उनके लिए मुफ्त आवास और भोजन का प्रबंध भी किया। इसके बावजूद दिल्ली से दौलताबाद आए अधिकांश लोग खुश नहीं थे। उन्हें दिल्ली की आदत पड़ चुकी थी। उनमें कई लोग 100 वर्षों से भी अधिक समय तक रह चुके थे, जिसे वे अपना मूल स्थान या घर मानते थे। अनेक तुर्कों ने भारत को प्यार और स्नेह से देखना शुरू कर दिया था। यह बात अमीर खुसरो की कृतियों से स्पष्ट है। इसके लिए दौलताबाद एक अपरिचित स्थान था जो काफिरों से भरा हुआ था। इसका अर्थ यह नहीं था कि दिल्ली निर्जन हो गई। उस समय दिल्ली से जारी किए गए सिक्के और दिल्ली के निकट कुछ धनी हिंदुओं द्वारा निर्मित बाउलियों, सीढ़ीदार कुओं में पाए गए 2 संस्कृत अभिलेख इस बात के साक्षी हैं कि दिल्ली आबाद थी। परंतु बहुत से घरों को जो दौरान बंद कर दिए गए थे, नर के असामाजिक तत्वों ने लूटना आरंभ कर दिया था। अंत मोहम्मद बिन तुगलक ने निकटवर्ती नगरों में रहने वाले सूफियों, विद्वानों और अन्य ऐसे लोगों को दिल्ली में आने रहने के लिए आमंत्रित किया। 1334 में जब इब्न बतूता दिल्ली पहुंचा तो पूरी तरह से आबाद था। वस्तुतः दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित करने का प्रश्न ही नहीं था। हाँ, दौलताबाद को दूसरी राजधानी बना दिया गया, जैसा कि दौलताबाद से जारी किए गए सिक्कों से पता चलता है। किंतु सुल्तान की महत्वाकांक्षी परियोजना को शीघ्र ही गहरा आघात लगा। 1334-35 में माबर, तमिलनाडु में एक गंभीर विद्रोह हुआ। सुल्तान उस विद्रोह को दबाने के लिए दक्षिण प्रयाण किया। जब वह बीदर पहुंचा तो प्लेग की महामारी फैल गई थी, जिसके कारण उसकी बहुत से सैनिक मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक स्वयं भी बीमार पड़ गया और दौलताबाद लौट आया। सुल्तान की मृत्यु की अफवाह फैल गई। शीघ्र ही मावर, दारसमुद्र, कर्नाटक, वारंगल, तेलंगाना समेत दक्षिण भारत दिल्ली की सरकार के नियंत्रण से खिसक गया। इस प्रकार दौलताबाद को दूसरी राजधानी बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो गया। लगभग इसी समय 1335-37 के दौरान सुल्तान ने दौलताबाद के लोगों को दिल्ली लौट जाने की अनुमति दी। इस प्रकार दौलताबाद की यात्रा एक महंगी विफलता सिद्ध हुई, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को विपत्तियों का सामना करना पड़ा। किंतु इसके प्रभावों को जनसाधारण नहीं बल्कि उच्च वर्ग के लोगों ने भी महसूस किया। यह स्पष्ट नहीं है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सूफियों, उलेमा और विद्वानों को दौलताबाद चलने का आदेश क्यों दिया। शायद उसने महसूस किया वह अथवा राज्य के ऐसे वातावरण में कार्य नहीं कर सकता जहाँ सूफी और इस्लाम धर्म से संबंधित विषयों ज्ञान रखने वाले लोग मौजूद हों। उसने ये भी सोचा होगा अपने उदाहरण के जरिए कि सूफ़ी और उलेमा इस्लाम का प्रचार प्रसार करेंगे और वहाँ सुल्तान की पकड़ को और भी मजबूत करेंगे। चाहे उसके इरादे कुछ भी हों, मोहम्मद बिन तुगलक के दौलताबाद अभियान का एक दूरगामी प्रभाव यह पड़ा कि बहुत सारे सूफ़ी और उलेमा ने दौलताबाद में ही रुके रहने का निर्णय किया और बाद में ये इस्लामिक शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बन गया, जिससे दिल्ली के सुल्तान नहीं अपितु बहबी सुल्तान भी लाभान्वित हुए, जिन्होंने शीघ्र इस क्षेत्र में अपना शासन स्थापित कर लिया।